अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे आज हम बैच जॉब और सर्विस कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पढ़ते हैं कि कॉस्टिंग किसे कहते हैं और कॉस्टिंग की जो मेन टाइप्स है वो क्या है। बैच जॉब और सर्विस कॉस्टिंग कॉस्टिंग की किस टाइप से बिलोंग करती है। देखो बच्चे, कॉस्ट यानी खर्चा। जब हम मालूम कर रहे होते हैं कि हमारा टोटल खर्चा कितना लगा, टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, तो इस प्रोसेस को यानी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट को हम कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग की दो मेन टाइप्स है बच्चे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है और दूसरा कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग है। जब आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हो, बना रहे होते हो, या मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, लेकिन हर एक सर्विस और हर एक प्रोडक्ट के लिए आपने अलग अलग कॉस्ट मालूम करनी हो। ठीक है, कि मैं मालूम करूं कि भाई हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे मेरा कितना खर्चा लगा है, या हर एक जो मैं मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहा हूं एक एक सर्विस पे कितना खर्चा लग रहा है मेरा, तो ऐसे कॉस्टिंग को स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। और अगर आप एक ही सर्विस को बार बार प्रोवाइड कर रहे हो या एक ही प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऐसी चीजों की कॉस्टिंग को हम कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग कहते हैं। अब सबसे पहले स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग को पढ़ते हैं, जिसमें फर्दर बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग शामिल है। मतलब अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक बैच की कॉस्ट को मालूम करते हो तो उसे बैच कॉस्टिंग कहेंगे, या स्पेसिफिकली किसी एक जॉब की कॉस्ट को मालूम करते हो तो उसे जॉब कॉस्टिंग कहेंगे। बच्चे इसको जरा डिटेल से पढ़ते हैं। हमने स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की डेफिनेशन लिखी है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कॉस्टिंग प्रोसेस दैट असेसेस द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ईच पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, मतलब ईच पर्टिकुलर जॉब की अगर आपने कॉस्ट मालूम करनी है तो ऐसे कॉस्टिंग्स को स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड एंड आल्सो इन सर्विस इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस वेयर कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस प्रोवाइड इज रिक्वायर्ड। मतलब आप मुख्तलिफ सर्विसेज या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, लेकिन ईच प्रोडक्ट या ईच सर्विस की अपने कॉस्ट मालूम करनी है अलग अलग, तो उसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। अब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने पढ़ा कि बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग शामिल है, जिसमें सबसे पहले बैच कॉस्टिंग है, तो उसको जरा डिस्कस करते हैं बच्चे। अब बैच कॉस्टिंग, जैसे हमने कहा कि अगर आप स्पेसिफिकली एक एक बैच की कॉस्ट मालूम करें तो दैट इज नोन एज बैच कॉस्टिंग। अब बैच किसे कहते हैं बच्चे? सिमिलर चीजों का कोई एक ग्रुप, उसे आप बैच कहोगे। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं समझाता हूं। ये पेन है, ये ईयरबड्स है, और लेट्स सपोज ये चार्जर है। ठीक है, अब इन तीन चीजों को मिलाओ तो एक मिक्सचर बनता है। ठीक है, एक मिक्सचर बनता है। लेकिन 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 अगर मैं पेन के साथ 4-5 और पेन को लाके रख दूं, ठीक है, 4-5 और पेन्स को लाके रख दूं, तो ये एक जैसी चीजें मैंने एक साथ रखी कि नहीं? तो जब सेम नेचर की चीजें, ठीक है, सेम नेचर की चीजें एक ग्रुप की शक्ल में रखी जाती हैं तो उसे बैच कहते हैं बच्चे। ठीक है, यहां पे हमने लिखा भी है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज अ बैच। जैसे पेप्सी का कॉटन, एक कॉटन में 6 पेप्सी के बॉटल्स होते हैं कि नहीं? अब सारे के सारे पेप्सीज ही है ना, पेप्सी के बीच में आपने कोई बैट तो नहीं रख दिया, या कोई जूता तो नहीं रख दिया, या कोई कैलकुलेटर तो नहीं रख दिया, या कोई फोन तो नहीं रख दिया। सारे के सारे बॉटल्स ही और पेप्सी के बॉटल्स है, सेम बॉटल्स हैं। तो जब सेम चीजें आपस में एक ग्रुप बनाती है तो उसे बैच कहा जाता है बच्चे। अच्छा, ये बैच कॉस्टिंग यूज कहां पे होनी है? इट इज यूज्ड वेयर ईच बैच इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। मतलब हम एक बैच को अपना कॉस्ट यूनिट कहेंगे। ठीक है, जब हम एक बैच को अपना कॉस्ट यूनिट कंसिडर करते हैं तो ऐसी जगहों पे हम बैच कॉस्टिंग करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वहां हम फिर हमें एक एक बॉटल की कॉस्ट नहीं मालूम करनी होगी, पूरे पेप्सी की पूरे कॉटन्स की कॉस्ट मालूम करनी होगी। अपने कॉस्टिंग की आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं कि भाई क्या हम अलग अलग बॉटल की कॉस्टिंग कर रहे होंगे, तो बस ऐसा करो, एक बैच को इकट्ठा करो, उसकी कॉस्ट को मालूम करो, फिर बहुत सारे बैचेस बना दो। अब फॉर एग्जांपल एक बैच पे अगर हमारा 1000 खर्चा आ रहा है तो 1000 बैचेस पे कितना होगा? 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। या 500 बैचेस पे कितना होगा? 1000 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आसानी से कॉस्टिंग आप कर सकते हो। बैच कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। कौन इस्तेमाल करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सच एज फुटवेयर, यानी जूते वगैरह जो बनाते हैं। ठीक है, वो भी बैचेस में आते हैं कि नहीं? एक एक जूता तो आपको नहीं दिया जाता ना, बैच में आता है, पेयर में आता है। ठीक है, क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज, एक जैसी शर्ट्स जो होती है ना, वो सारे के सारे एक ही साथ रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते? अलग अलग अलमारी तो नहीं बनाई जाती ना उसके लिए। ठीक है, अलग अलग प्रेजेंटेशंस तो नहीं होती। ठीक है,
बेकिंग कंपनीज वो भी एक जैसी चीजों को एक साथ ही रखती है, एक पाइल की शक्ल में, ठीक है, एक बैच की शक्ल में, एक्सेट्रा। अच्छा, यहां पे हमने ये तो सीख लिया कि अगर आप पूरे बैच को अपना कॉस्ट यूनिट समझते हो, अपना स्टैंडर्ड समझते हो, ठीक है, तो उसको वहां पे हम बैच कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान लिया कि अपनी आसानी के लिए हम बैचेस बनाते हैं। अब ये बैचेस, एक दुकानदार फॉर एग्जांपल एक पेप्सी का कॉटन ले आया, वो तो बैच की शक्ल में ले आया, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि मैं भी जाके मैंने पूरा कॉटन ही खरीदना। हो सकता है मैंने एक पेप्सी की बोतल खरीदनी हो, तो बैच की कॉस्टिंग तो हो जाएगी, लेकिन एक एक बोतल की फिर कॉस्ट कैसे मालूम करोगे? उस बैच में से एक बोतल की कॉस्ट कैसे मालूम करोगे? बिल्कुल सिंपल है बच्चे, बैच में कॉस्ट पर यूनिट कैसे मालूम करोगे? जो बैच की टोटल कॉस्ट है उसे नंबर ऑफ यूनिट्स इन बैच उस पर डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी के कॉटन की जो कॉस्ट है 1200 रुपए है, ठीक है, और एक पेप्सी के कॉटन में 6 बॉटल्स होती है पेप्सी की, तो हम 1200 को 6 पे डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि एक पेप्सी का बॉटल 200 रुपए का आता है बच्चे। तो हमने पूरे बैच में से कॉस्ट पर यूनिट मालूम किया कि नहीं? अब इसकी कॉस्टिंग का मेथड क्या होगा? सिंपल है बच्चे, पूरे बैच में डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगा है, डायरेक्ट लेबर कितने का लगा है, एक्सपेंसेस कितने के लगे, इसको प्लस करोगे आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चा कितना लगा है और नॉन प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कितने लगे, ये सारे खर्चे प्लस करोगे जिससे हमने कॉस्ट कार्ड में सीखा था, तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी एक बैच की। ठीक है, फिर जितने बैचेस भी आपने बनाए उनसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो टोटल बैचेस की टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी आपको। अच्छा, अब सिर्फ कॉस्ट ही तो नहीं मालूम करनी ना, जब ये बैच हमने सेल करना होगा तो सेलिंग प्राइस कैसे सेट करेंगे? सिंपल सी बात है बच्चे, जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है उसके साथ आप जितना प्रॉफिट चाहते हो, जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, उसको ऐड कर दो, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। देखो हमने लिखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैच इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ द बैच। यहां से जो हमने टोटल कॉस्ट मालूम कर ली, ठीक है, उसी टोटल कॉस्ट को यहां ले आएंगे और उसमें अपनी मर्जी का कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे अक्सर मुझसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम बैचेस ही क्यों बनाते हैं, एक एक यूनिट क्यों नहीं बनाते? सबसे पहला जवाब तो उसका ये है, सबसे पहला जो लॉजिक है कि अपनी कॉस्टिंग की आसानी के लिए हमें फिर एक एक यूनिट की कॉस्ट नहीं मालूम करनी पड़ेगी, वो पूरे एक बैच को की कॉस्ट को मालूम करो और जितने भी बैचेस बनाते जाओ, फिर जितने बैचेस बनाए उसको एक बैच की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते जाओ, आसानी से मालूम होते जाएंगे। अव्वलीन तो ये। दूसरा देखो बच्चे, ऐसा है फॉर एग्जांपल ये जो पेन्स होते हैं, पेन, ये भी हम तो एक एक पेन खरीदते हैं, लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाते हो तो अगर आपने देखा ना, वहां पे एक डब्बे में पड़े होते हैं ये पेन्स, ठीक है। अब ये एक बैच में पड़ा हुआ है कि नहीं? पूरे डब्बे में अक्सर 10 पेन्स होते हैं, ठीक है, तो एक डब्बे में 10 पेन पड़े हुए, ठीक है, एक बैच की शक्ल में पड़े हुए हैं। ये बैच की शक्ल में ना होते तो क्या होता? फॉर एग्जांपल जो गाड़ी इस दुकानदार के पास, डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो गाड़ी आती है, ठीक है, जो सप्लायर से दुकानदार के पास सामान लेके आते हैं, अगर उन्होंने ये डब्बे में ना रखे होते, ऐसे ही पूरे गाड़ी को उन पेन से भरा होता, तो जैसे ही वो गाड़ी दुकान के पास आती और हम वैन का वो जो पिछला वाला दरवाजा है वो खोलते, तो सारे के सारे पेन नीचे गिर जाते। वो एक दूसरे के ऊपर एक खास लिमिट के बाद आप ट्राई कर लो बच्चे, 4-5 पेन रखो, फिर उसके ऊपर 4-5 पेन रखो, फिर उसके ऊपर 4-5 पेन रखने की कोशिश करो, वो स्लाइड होते जाते हैं, एक जगह पे टिकते ही नहीं है, तो उसकी हैंडलिंग आसानी से नहीं होती। लेकिन जब आप एक बैच को दूसरे ऊपर रखते हो तो आप 10 पेनों को क्या 10 बैचेस को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, जो पेप्सी के बॉटल्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक दुकानदार के पास 100 बॉटल्स हैं पेप्सी के और वो एक एक बॉटल अपने पास स्टोर कर रहा है, तो 100 बॉटल्स को अगर आप एक दुकान में रखोगे तो पूरी दुकान की जगह तो वो बॉटल्स ही घेर लेंगे। लेकिन जब आप उस पेप्सी को कॉटन्स की शक्ल में यानी बैचेस की शक्ल में रखते हो, तो एक बैच के ऊपर दूसरा रखो, फिर तीसरा रखो, चौथा रखो, जितने रखवाना चाहते हो, कम से कम 5-6-7, तो आसानी से आप बैचेस यानी कॉटन्स रख सकते हो, तो उसकी हैंडलिंग आसान हो जाती है बच्चे। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चे जॉब कॉस्टिंग। सबसे पहले जॉब किसे कहते हैं बच्चे? जब आप किसी के लिए कोई काम कर रहे होते हो, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे होते हो, मतलब जो आपका कस्टमर है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको काम करके देते हो, ठीक है। आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई काम कर रहे हो, अव्वलीन शर्त यह है
दूसरी शर्त यह है कि जो काम कर रहे हो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी होनी चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रक्चर, कोई ना कोई फिजिकल शक्ल उसकी होनी चाहिए, जो आप आउटपुट उसको दे रहे हो ना वो दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कारपेंटर जब आपको फॉर एग्जाम्पल एक कुर्सी बना के देता है, ठीक है, तो एक तो वो आपकी मर्जी के मुताबिक कुर्सी बना के देगा, जो कुर्सी आपको चाहिए होगी, और दूसरा जब वो प्रोडक्ट तैयार होकर आपके पास आता है उस कुर्सी को आप टच कर सकते हो कि नहीं टच कर सकते? बिल्कुल टच कर सकते हो। तो पहली शर्त यह है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर काम किया जाए, दूसरा जो काम किया जाए यानी जो आउटपुट है वो दिखना चाहिए, वो टेंजिबल होना चाहिए, तो ऐसे काम को आप जॉब कहते हो। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है सर्विस। सर्विस में क्या होता है? सर्विस में पहला पॉइंट यही है कि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक काम करना होता है, लेकिन वो जो आउटपुट आपको मिल रहा होता है ना उसकी शक्ल नहीं दिख रही होती, वो इंटेंजिबल होता है, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो बार आपको कटिंग करके देता है, क्या आप उसको कह सकते हो कि भाई आधी कटिंग कर लो, बकाया आधी कटिंग मुझे दे दो, मैं जेब में डाल लेता हूं, रात को कर लूंगा या कल कर लूंगा? ऐसे नहीं कर सकते आप, उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्टिविटी है, वो जिस वक्त लगा हुआ है, बाल काट रहा है, जैसे ही वो रुका वो सर्विस भी रुक गया, तो सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। तो जॉब और सर्विस में ये मेन फर्क है। जॉब कॉस्टिंग पढ़ते हैं बच्चे कि व्हाट डज जॉब कॉस्टिंग से एंड व्हाट डज इट मीन। बच्चे डेफिनेशन लिखा गया है कि कॉस्टिंग प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच पर्टिकुलर जॉब या ऑर्डर। किसी स्पेसिफिक एक ऑर्डर या जॉब की कॉस्टिंग को अगर आप कर रहे हो, उसकी कॉस्ट मालूम कर रहे हो कि इस जॉब पे या इस स्पेसिफिक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट लगी है, तो इसे जॉब कॉस्टिंग कहेंगे। अब इसकी यूजेज कहां पे होती है, मतलब ये जॉब कॉस्टिंग कहां पे यूज करेंगे बच्चे? इट इज यूज्ड वेयर ईच जॉब इज डिफरेंट इन वन और मोर रेस्पेक्ट्स या एस्पेक्ट्स फ्रॉम अनदर जॉब। जब एक जॉब किसी दूसरी जॉब से किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट होना, तो ऐसी जगहों पे आपको जॉब कॉस्टिंग करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है, वो आपके लिए भी कोई ना कोई टेबल बना रहा है, ठीक है, और आपके दोस्त के लिए भी लाजमी नहीं है कि जो जिस तरह टेबल आप बनवा रहे हो उस तरह टेबल आपका दोस्त भी बनवाए। अच्छा चलो, अगर ये सेम है तो हो सकता है उसके वाले पे मटेरियल अलग लगाओ, आपके वाले पे अलग मटेरियल लगाओ। ये भी अगर ठीक है तो ये तो हो सकता है ना, कि हो सकता है आपके टेबल को बनाने पे एक टूल्स लगे, उसके लिए कोई और टूल्स लगे हो सकता है कि आपके टेबल को फर्निश करने के लिए, वो उसको पॉलिश वगैरह करने के लिए एक आइटम इस्तेमाल किया वो सस्ता हो, और जो वो आपके दोस्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो महंगा हो, या लोकेशन हो सकता है डिफरेंट हो। अच्छा वो भी डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने जो टेबल बनवाई है, हो सकता है मैंने एक कारपेंटर से बनवाई हो, आपने किसी और कारपेंटर से बनवाई हो, ठीक है। अच्छा हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग डिफरेंट हो। अच्छा ये भी मुमकिन है कि जब आपने बनाई थी तो उस वक्त कारपेंटर आप ही के शहर में था, ठीक है, आप ही के शहर में था, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उसी टेबल को देख के आपको दोस्त को वो टेबल पसंद आया और अब आपके दोस्त को वही टेबल बनवाना है, और वो कारपेंटर अब इस शहर में नहीं है, कहीं और चला गया है, तो उसको बुलवाना पड़ेगा कि नहीं? उसको बुलाने पे उसके यहां आने तक का जो खर्चा है वो भी उठाना पड़ेगा कि नहीं? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी एस्पेक्ट से, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जरिए से ये एक जॉब दूसरे से मुख्तलिफ ही होती है। कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें कोई ना कोई और कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो वेयर ईच जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, पहली शर्त ये है, एंड वेयर वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। अब थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की कि दूसरी शर्त यह है कि आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पे जब आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे हो और हर जॉब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट हो, तो हमें जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करनी होती है। अच्छा ये इस्तेमाल करता कौन कौन है? जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय प्लम्बर्स, जॉनी भैया, प्लम्बर्स वो जो नलके शलके ठीक करते हैं, ये नहीं वो जो टूटियां ठीक करता फिर रहा है हर सीन में, जो प्लम्बर बना होता है। अच्छा सॉरी बच्चे, बैक टू द टॉपिक कि जो जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय प्लम्बर्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड बिल्डर्स एक्सेट्रा। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस को भी जो खबर आप देते हो वही छपवानी होती है उन्होंने, ठीक है, जो चीज आप छापने को कहते हो वही छपवाते हैं, और बिल्डर्स को भी जिस तरह घर आप कहते हो उसी तरह घर वो बना के देते हैं, ठीक है, और प्लम्बर को भी जिस तरह काम आप कहते हो एग्जैक्ट वही काम आपको करके देगा, ठीक है बच्चे। आगे पढ़ते इन्वेंट्री के बारे में बच्चे। जॉब कॉस्टिंग में आपके पास फिनिश गुड्स की कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होती। क्यों?
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हाँ क्लोजिंग तो कुछ रखते ही नहीं हो, क्लोजिंग तो वहां पे रखी जाती है कि पहले से चीजें बना लो, जब कस्टमर आएगा तो दे दिए जाएंगे उसको। नहीं, यहां पे तो आप कस्टमर के कहने के मुताबिक, मतलब जब ऑर्डर आएगा और जिस तरह ऑर्डर आएगा उसी तरह काम करके दोगे। तो फिनिश गुड्स की कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं होती, लेकिन रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक होती है बिल्कुल, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए कोई रॉ मटेरियल ही ना पड़ा हो। तो अगर कस्टमर आया भी और आपसे कहा कि भाई मुझे फला टेबल बनवा के दो फला तरीके का, तो उसको बनाने के लिए आपके पास लकड़ी ही ना हो तो वो आपको ऑर्डर देगा नहीं। अगर आप उसे कहो कि पहले 4-5 दिन सब्र करो, मैं लकड़ी खरीदूंगा खुद और उसको यहां लाके पॉलिश करूंगा और फिर एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको टेबल बना के दूंगा, तो क्या वो आपसे टेबल बनवाएगा, आपसे खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। तो इन्वेंट्री, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स में अक्सर टेस्ट किया जाता है बच्चे कि जॉब कॉस्टिंग में फिनिश गुड्स की कोई क्लोजिंग नहीं होती, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करते हैं। जब कोई जिस तरह की रिक्वायरमेंट आएगी उसी तरह काम करेंगे, पहले से कोई फिनिश गुड्स नहीं पड़े होते हमारे पास, ठीक है, जॉब में। और रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक होती है, क्योंकि कोई ना कोई रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हो तब ही कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई चीज आप बना के दोगे, ठीक है। अच्छा, जॉब नंबर, ईच जॉब इज गिवन अ यूनिक जॉब नंबर। बिल्कुल, हर एक जॉब को एक स्पेशल या यूनिक जॉब नंबर दिया जाता है अपनी आसानी के लिए, कि कल को आप इसी जॉब के बारे में जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो ढूंढते वक्त आप इधर उधर ना फिरो, बस सिंपली अपने रिकॉर्ड्स में वही नंबर सर्च करो तो इसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड सारा का सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग का मेथड बिल्कुल वही सिंपल जो बैच कॉस्टिंग के लिए था, कि जॉब पे जितना खर्चा आपका लगा है, मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, प्राइम कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स, जितने खर्चे लगे हैं इन सबको ऐड करो। अब देखो, अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर जी ये प्रोडक्शन के डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे तो ठीक है, यहां पे नॉन प्रोडक्शन का क्या काम, ठीक है, यहां पे नॉन प्रोडक्शन का क्या काम? तो बच्चे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी कि अगर स्पेसिफिकली आपको कोई एक काम कराना है और उस काम को कराने के लिए जो आपको कोई एक खास स्पेशल बंदा चाहिए, लेट्स सपोज एक कारपेंटर या बुला रहे हो, लेकिन वो किसी और जगह से आपके लिए स्पेसिफिकली आपका काम करने के लिए आ रहा है, तो उसके आने का खर्चा क्या ये प्रोडक्शन हो रही है? नहीं। या उसको खिलाने पिलाने पे जो आपका खर्चा लग रहा है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं। ये नॉन प्रोडक्शन काम है कि नहीं? नॉन प्रोडक्शन के खर्चे है कि नहीं? लेकिन आपका खर्चा तो हो ही रहा है ना। अगर वो यहाँ पे आ रहा है, आने का खर्चा तो आप ही को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का काम करने के लिए वो आ रहा है। तो ऐसे खर्चे नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट में आते हैं। तो ये किसी भी जॉब से रिलेटेड जितने नेसेसरी कॉस्ट होते हैं उनको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस किस तरह? देखो, सेलिंग प्राइस में अपनी मर्जी का कोई प्रॉफिट ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट में अपनी मर्जी का कोई प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी उस जॉब की। अब बच्चे, यहां पे एग्जामिनर एक ट्रिक करता है आप लोगों के साथ। ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट जब जॉब कॉस्टिंग या ऐसे कोई क्वेश्चन होता है ना, तो जब आपको प्रॉफिट ऐड करना होता है वहां पे कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाती है, प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्कअप। अब इनका क्या मतलब है? देखो, मार्जिन यानी जब आपको ऐसे अमाउंट का बताया जाता है जिसमें प्रॉफिट पहले से मर्ज हुआ होता है, पहले से प्रॉफिट मर्ज हुआ होता है। देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट आपको बताया जाता है कि जिसमें पहले से प्रॉफिट मर्ज हुआ हो, ठीक है, मर्ज हुआ हो, तो उसको प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे। अब यहां पे मतलब आपको सेलिंग प्राइस बताई जा रही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड किया हुआ होता है कि नहीं। तो यहां पे आप बेस सेलिंग प्राइस को कंसीडर करना है। यहां पे सेलिंग प्राइस को आप 100% लोगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा अमाउंट बताया जाता है कि हाँ मेरा इतना टोटल खर्चा लगा है, अब 10% इसका मुझे प्रॉफिट भी दे दो। फॉर एग्जांपल, कोई आपके लिए कोई भी काम करता है, कोई एक लेबर आपके लिए कुछ काम करता है, आपको कहता है कि सर मेरे इस पे 2000 अपना खर्चा हुआ है और 10% प्रॉफिट दे दो। मतलब जो अमाउंट आपको बताई गई है इसके आगे का कुछ ऐड करोगे प्रॉफिट के लिए। मतलब आप उसको मार्क अप कर रहे हो, उसको ऊपर लेके जा रहे हो। जितना अमाउंट बताया गया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको चार्ज करना है। अब जितना अमाउंट बताया है बेस तो उसी को लोगे ना। मतलब यहां पे हम अपनी कॉस्ट को 100% लेंगे। फिर से बता रहा हूं बच्चे, मार्जिन में सेलिंग प्राइस को हम बेस बनाते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं।
सेलिंग प्राइस को 100% मानते हैं, जबकि मार्कअप में हम कॉस्ट को अपना बेस मानते हैं, उसके मुताबिक परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट को 100% समझते हैं। फिर से बता रहा हूं, मार्जिन यानी वो अमाउंट जिसमें पहले से प्रॉफिट मर्ज हो चुका है, ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी जिसमें मर्ज हो चुका है। अब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के अंदर ही मर्ज होता है ना, मतलब यहां पे सेलिंग प्राइस आपका बेस होगा, सेलिंग प्राइस को आप 100% समझोगे। लेकिन मार्कअप यानी वो अमाउंट जिसके ऊपर अभी आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट डालना है, मतलब कॉस्ट के ऊपर ही प्रॉफिट ऐड किया जाता है तो सेलिंग प्राइस बनता है। मतलब मार्कअप में हम कॉस्ट को अपना बेस समझेंगे, कॉस्ट को 100% मानेंगे। अब इनको मार्जिन और मार्कअप के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसको जरा हल करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो $500 है, ठीक है, टोटल कॉस्ट $500 है और प्रॉफिट आपने 20% मार्जिन लेना है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20%। तो प्रॉफिट मार्जिन में हम क्या कहते हैं कि पहले से प्रॉफिट मर्ज हो चुका है, मतलब, और प्रॉफिट किस चीज में मर्ज होता है? सेलिंग प्राइस में। मतलब यहां पे सेलिंग प्राइस को हम 100% मानेंगे और वो खुद कह रहे हैं कि प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर 20% है मतलब कॉस्ट 80% हुई, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि कॉस्ट 80% है और प्रॉफिट 20%। अब उन्होंने कॉस्ट की वैल्यू भी बता रखी है कि टोटल कॉस्ट आपकी $500 लगी है, ठीक है, मतलब $500 के साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अपना जरा कैलकुलेटर ओपन करते हैं। देखो बच्चे, हमें यहां पे पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस 100% है, प्रॉफिट वो खुद कह रहे कि प्रॉफिट मार्जिन 20% है, मतलब कॉस्ट 80% है और कॉस्ट की वैल्यू बताई गई है कि कॉस्ट $500 है। तो हम 500 को 80 से डिवाइड करेंगे। अगर $500 खुद 80% है तो उसको 80 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर 1% की वैल्यू $6.25 है तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% की वैल्यू, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 80 तो 1% की वैल्यू आ गई। अब 1% की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा अगर प्रॉफिट 20% है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 125। मतलब हमारी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू $625। तो आपका सेलिंग प्राइस मालूम हो गया बच्चे। अब इसी क्वेश्चन को अगर मार्कअप की शक्ल में करेंगे तो मार्कअप में यानी ऐसा अमाउंट बताया जाता है जिसके ऊपर आपने मार्क अप करना होता है, प्रॉफिट इसके ऊपर लगाना होता है। मतलब यहां पे कॉस्ट को ही बेस बनाना होता है, क्योंकि हम कॉस्ट के ऊपर ही प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। अब यहां पे हमसे कहा गया है कि टोटल कॉस्ट $500 है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट मार्कअप 20% है, प्रॉफिट मार्कअप 20% है, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? अब ऐसे में आप सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करोगे? देखो, मार्क अप मतलब यहां पे कॉस्ट 100% होगी और इसके ऊपर आपने कुछ प्रॉफिट ऐड करना होगा सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए। अब कॉस्ट अगर 100% है और वो खुद कह रहे हैं कि प्रॉफिट 20% है, इसके ऊपर कुछ ऐड करना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 120% हुआ सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इधर देखो, उन्होंने खुद बताया है जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है कि $500 है, ठीक है। अब $500 है और कॉस्ट खुद यहां पे कितना परसेंट है? 100%, क्योंकि मार्कअप में कॉस्ट को 100% माना जाता है। अब 500 को यहां हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई कि नहीं? 1% की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट मालूम करना है तो प्रॉफिट है 20%, इस 1% को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें पता चल गया है कि 100 है। और इसको आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हो। देखो, हमने 500 को 100% थे, देखो $500 की कॉस्ट थी और वो खुद कह रहे हैं कि मार्कअप है, मतलब कॉस्ट 100% है, तो 500 को हमने 100 से डिवाइड किया, हमें 1% की वैल्यू मालूम हो गई, यानी 1% इज इक्वल टू $5। और प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस यहां पे कितना है? 120%, ठीक है, 120%। तो इस 1% को डायरेक्ट 120 से मल्टीप्लाई करो तो भी सेलिंग प्राइस आ सकती है, ठीक है, 600।
और या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले प्रॉफिट मालूम करो, उसको कॉस्ट के साथ ऐड करो, तो भी सेलिंग प्राइस आ सकती है। अब एक और भी क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, इसको भी हल करते हैं। वो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट नहीं गिवन, यहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है कि सेलिंग प्राइस $460 है, $460, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन 20% है। प्रॉफिट मार्जिन मतलब ये ऐसे अमाउंट दिया गया है जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मर्ज हो चुका है। मतलब प्रॉफिट किस चीज में मर्ज हुआ होता है, पहले से सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट पड़ा होता है ना, तो मतलब सेलिंग प्राइस को 100% मानना होगा। मार्जिन में हम सेलिंग प्राइस को 100% मानते हैं। देखो सेलिंग प्राइस 100%, तो मतलब, और वो खुद कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20%, मतलब कि जो कॉस्ट है वो 80% है, ठीक है। अब यहां पे सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ऑलरेडी, तो सेलिंग प्राइस है $460 और वो पूछ रहे हैं कि कॉस्ट मालूम करो, कॉस्ट मालूम करो। अब देखो $460 की ऑलरेडी हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और हमें यह भी पता है कि मार्जिन में प्रॉफिट मार्जिन के मुताबिक सेलिंग प्राइस 100% होती है। तो ये 460 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, तो एक परसेंट की वैल्यू मालूम हुई कि नहीं। अब 1% की वैल्यू मालूम हो गई, कॉस्ट कितने परसेंट है 80%, तो इस 1% को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कॉस्ट की वैल्यू मिल गई, हमें कॉस्ट की वैल्यू मिल गई, विच इज इक्वल टू 368, ठीक है, 368। और प्रॉफिट भी जरा मालूम करते हैं। अगर 1% की वैल्यू 4.6 है और हमें बताया गया है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20%, तो इसको 1% की वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 92। अब 92 प्लस 368 वापस वही 460 बन गया कि नहीं बन गया बच्चे? सिंपल है। अब यहां मार्कअप के मुताबिक भी इसको सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि $460 आपकी सेलिंग प्राइस है और यहां पे प्रॉफिट मार्कअप दिया गया है 20%। तो कहते हैं कि अगर प्रॉफिट मार्कअप 20% हो तो कॉस्ट भी मालूम करो और प्रॉफिट की वैल्यू भी मालूम करो। अब प्रॉफिट मार्कअप मतलब जो आपको अमाउंट दिया गया है उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करना है, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करना होता है ना। मतलब यहां कॉस्ट हमारी 100% होगी और वो खुद कह रहे हैं कि प्रॉफिट आपने इसके ऊपर 20% लेना है, और हमको पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो मतलब सेलिंग प्राइस खुद कितना होगा 120% होगा। अब यहां पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है कि नहीं, 460 गिवन है, और हमें यह भी पता है कि मार्कअप के मुताबिक सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ रही है 120% आ रही है। मतलब यहां पे इस 460 को 120% पे डिवाइड करो तो 1% की वैल्यू आ गई। अब अगर 1% की वैल्यू 3.833 है तो हमें खुद पता है कि नहीं कि कॉस्ट कितने परसेंट है 100, तो इस 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करो, हमें पता चल गया कि कॉस्ट 383.3% है, 383.3%, वो $0.3 आ रही है, ठीक है। अब इसी 1% की वैल्यू को 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि प्रॉफिट 20% था, तो उसका 76.6 आ रहा है, 76.66, तो ये तकरीबन 76.7 बन जाता है, ठीक है। अब कॉस्ट भी मालूम कर ली, प्रॉफिट भी मालूम कर लिया, इन दोनों को ऐड करते हैं, वापस ही 460 बनेगा। 76.7 प्लस 383.3 वापस वही 460 बना कि नहीं बना? तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्कअप। प्रॉफिट मार्जिन में बच्चे सेलिंग प्राइस को हम 100% मानते हैं, ठीक है, क्योंकि मर्ज हो चुका है इसमें, तो सेलिंग प्राइस के अंदर ही प्रॉफिट पहले से मर्ज हुआ होता है ना, तो सेलिंग प्राइस को आप बेस मानोगे, सेलिंग प्राइस को 100% मानोगे। प्रॉफिट मार्कअप यानी ऐसा अमाउंट जिसके ऊपर, जिस पे मार्क अप लगाना होता है, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट चार्ज करना होता है, तो कॉस्ट के ऊपर ही प्रॉफिट चार्ज करते हैं तो सेलिंग प्राइस बनती है। तो मार्कअप में आपको कॉस्ट को बेस बनाना होता है, कॉस्ट को 100% कंसीडर करना होता है बच्चे। अब यहां पे हमने एक जॉब कॉस्ट की पिक्चर दे रखी है ताकि आपको पता हो। ये लेबर चैप्टर में अभी हमने एक बार इसको देखा था कि जॉब कॉस्टिंग करते वक्त जो एक जॉब कार्ड बनाया जाता है वो कैसे होता है। ये जॉब का जो यूनिक नंबर है वो दिया गया है, जिस कस्टमर के लिए काम हो रहा है उसका नाम और डिस्क्रिप्शन, यानी जिस चीज के बारे में काम चल रहा है, प्रॉमिस डिलीवरी टाइम, जो डिलीवरी टाइम आपने बताया था वो भी लिखा होता है, और एक्चुअल में जो डिलीवरी टाइम होता है वो भी लिखा होता है। जिस डेट को कमेंस हुआ है मतलब काम शुरू हुआ है वो भी लिखा होता है,
प्राइस भी लिखी होती है, डिस्पैच नोट पे जो नंबर होता है वो भी लिखा होता है कि भाई इस जॉब को डिलीवर करते वक्त जो हमने डिस्पैच नोट बनाया था उसका नंबर भी स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन हुआ होता है, ठीक है। और इस जॉब पे डिटेल में मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, ओवरहेड्स कितने लगे हैं, अदर एक्सपेंसेस कितने लगे, एक एक चीज की डिटेल डिस्क्रिप्शन भी गिवन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चे, इस क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अब पहला वाला है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा है कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्ट्स। तीसरा है प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते। होमो मीन्स सेम, यानी सेम प्रोडक्ट्स नहीं। जॉब कॉस्टिंग तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की एक फर्दर टाइप है ना। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में तो हमने ये कहा था कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हो जिसमें से एक एक की अलग अलग कॉस्ट मालूम करते हो, इसीलिए उसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। मतलब आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हो और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स ही बनते हैं, सेम प्रोडक्ट्स नहीं होते बच्चे। लाजमी नहीं है कि आप सेम बनाओ, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो कट गया। कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन, बिल्कुल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही काम करते हैं ना, जो कस्टमर को चाहिए होता है वही प्रोड्यूस करना होता है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, बिल्कुल मुमकिन है। हो सकता है ना कि कोई आपको ऐसा ऑर्डर मिले जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर मुकम्मल हो सके, और यह भी मुमकिन है कि एक से ज्यादा टाइम ले सके। लेकिन मुमकिन है ना, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक पीरियड के अंदर कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल हो, कभी कभी आपको ऐसी चीज बनानी होती है जो 2-3 घंटे में बन जाती है, तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 ये ठीक है, ठीक है। जिस हिसाब से इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चे कि अ बिजनेस हैज अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एंड प्राइसेस जॉब्स यूजिंग टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। वो जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी प्राइस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए मालूम करते हैं, ठीक है। द कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर द जॉब 264 आर एज फॉलोज, ठीक है। इस जॉब पे 50 केजी का मटेरियल लगेगा और एक केजी $4 का है। 30 घंटों का लेबर का काम चल रहा है इस पे, और एक घंटे के लिए लेबर को $9 यानी $9 पे किए जाते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड $6 के लग रहे हैं पर डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से। अब लेबर आवर्स कितने लगे? 30 आवर्स, तो 30 आवर्स के हिसाब से वेरिएबल ओवरहेड्स $6 लग रहे हैं। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल गिवन है कि 80,000 है और ये 20,000 लेबर आवर की बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है। बजट के मुताबिक 80,000 जो फिक्स प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं वो लगने थे 20,000 आवर्स के लिए, लेकिन हमें 20,000 आवर्स के लिए तो नहीं मालूम करना ना, हमें तो सिर्फ 30 आवर्स के लिए मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे लेबर के सिर्फ 30 आवर्स ही लगे हैं, ठीक है। तो पहले हम OAR मालूम करेंगे, टोटल ओवरहेड्स को टोटल एक्टिविटी पे, बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड एक्टिविटी पे डिवाइड करेंगे, तो एक घंटे पे बजट के मुताबिक कितने ओवरहेड्स आते हैं यानी OAR मालूम करेंगे, और फिर एक्चुअल में जितने घंटे लगे ये 30 आवर्स जितने लगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जैक्ट इन 30 आवर्स के लिए फिक्स ओवरहेड्स भी मालूम हो जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि अदर ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट ऑफ $40 पर जॉब, और पूरे एक जॉब पे अदर एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, वो $40 लग रहे हैं। तो कहते हैं कि टोटल कॉस्ट मालूम करो इस जॉब की, तो चलो मालूम करते हैं। मटेरियल लग रहा है 50 केजी का और एक केजी जो है $4 का आता है, ठीक है। लेबर जो है उसके 30 आवर्स लग रहे हैं और एक घंटे के उसको $9 मिलते हैं। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं पर आवर हिसाब से वो चार्ज होते हैं। अब 30 घंटे लगे हैं तो 30 घंटों के ही वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे और एक घंटे के लिए $6 के वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले OAR मालूम करना होगा, ठीक है। OAR कैसे मालूम करेंगे? बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड एक्टिविटी पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बजट के मुताबिक वो कहते हैं कि 80,000 टोटल ओवरहेड्स लगने थे और 20,000 आवर्स की एक्टिविटी होनी थी। तो 80,000 आवर्स को डिवाइड करेंगे 20,000 आवर्स पे,
तो OAR यानी बजट के मुताबिक एक एक घंटे पे $4 के ओवरहेड्स लगते हैं। और टोटल कितने घंटे काम हुआ है? 30 घंटे काम हुआ, तो 30 घंटे के लिए ही फिक्स ओवरहेड्स मालूम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अदर ओवरहेड्स जो है वो पूरे जॉब पे कितने लगे हैं? $40 के लगे हैं। अब 50 × 4 ये मटेरियल टोटल है $200 का। लेबर जो है 30 × 9 ये $270 लग रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 30 × 6 यानी $180 लग रहे हैं। फिक्स ओवरहेड्स वो 30 × 4 यानी $120 लग रहे हैं। अब ये टोटल कॉस्ट लग रही है, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें हमारी टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी। तो 200 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 40, तो $810 की हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है बच्चे। दैट वाज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चे। हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने लगे। J Limited specializes in printing advertising leaflets and is in the process of preparing its price list. वो अपनी प्रिंटिंग जो एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स है उसकी प्राइस लिस्ट बनाने लगे। द मोस्ट पॉपुलर रिक्वायरमेंट जो ज्यादा डिमांड है वो किस चीज के? इज फॉर फोल्डेड लीफलेट्स मेड फ्रॉम अ सिंगल शीट ऑफ A4 पेपर्स। एक खास किस्म के पेपर से जो लीफलेट बनता है जिसका नाम A4 पेपर है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, उसी के लिए प्राइस लिस्ट बन रहे। फ्रॉम पास्ट ट्रैकर्स एंड बजटेड फिगर, पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए और बजट के फिगर्स को देखते हुए, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर अ टिपिकल बैच ऑफ 10,000 लीफलेट्स। फॉलोइंग डेटा हमें दिया गया है 10,000 लीफलेट्स यानी 10,000 शीट्स के एक बैच के लिए, ठीक है। वो कहते हैं कि आर्ट वर्क यानी डिजाइन पे $65 लग रहे हैं, मशीन सेटअप पे 4 घंटे लग रहे हैं और हर एक घंटे के $22 का खर्चा है। पेपर पे $12.5 1,000 शीट के लग रहे हैं। अब बैच कितने का है? 10,000 शीट्स का, ठीक है। तो 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 शीट की कॉस्ट आ जाएगी। इंक एंड कंज्यूमेबल वो $40 के हैं 10,000 लीफलेट्स के लिए। और प्रिंटिंग पे 4 घंटे लगते हैं और हर एक घंटे का खर्चा कितना है? $8। जनरल फिक्स ओवरहेड्स उन्होंने 15,000 दिए हैं जो कि 600 लेबर आवर्स के लिए है। अब हमें 600 लेबर आवर्स के लिए तो नहीं चाहिए, हमारा काम तो सिर्फ 4 घंटे हुआ है, तो हमें 4 घंटे के फिक्स ओवरहेड्स चाहिए। पहले हम OAR मालूम करेंगे, उसको 4 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट मालूम करो 10,000 और 20,000 दोनों लीफलेट्स के लिए। 10,000 लीफलेट्स के लिए नहीं, एक बैच जो 10,000 का है उसके लिए भी मालूम करो और 20,000 लीफलेट्स के यानी 20,000 शीट्स के बैच के लिए भी मालूम करो। तो बच्चे ये रहा 10,000 वाला और ये रहा 20,000 वाला। फॉर एग्जाम्पल बच्चे वो कहते हैं कि आर्ट वर्क यानी डिजाइन। अब डिजाइन देखो बच्चे, ये छोटे मोटे ट्रिक्स है जो आपके साथ एग्जामिनर लाजमन करेगा, ठीक है, वरना ये छोटा सा टॉपिक है, आसान सा, इसमें कोई मुश्किल चीज है ही नहीं। अभी वो ऐसी ट्रिक्स करेगा आपके साथ। आर्ट वर्क यानी डिजाइन एक बार बन जाता है तो बस उसी पे काम चलता रहता है ना। आप ये तो नहीं करते ना कि यही पेन बनाना है तो एक डिजाइन बनाओ, फिर इसी तरह दूसरा पेन बनाना है तो उसके लिए अलग डिजाइन बनाओ। एक ही डिजाइन है, एक जैसी चीज है, एक बार डिजाइन बन गया फिर उस पर काम चलता जाता है। तो डिजाइन का खर्चा अगर एक बार हुआ फिर दोबारा नहीं करना पड़ता ना। तो जो आर्ट वर्क है उसका खर्चा $65 का हो गया, तो 20,000 के बैच के लिए भी वही $65 ही होगा, उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, मशीन का खर्चा जो है वो लोग कहते हैं कि मशीन कितने घंटे चलती है? 4 घंटे चलती है और $22 एक घंटे का खर्चा है। तो 4 × 22 मशीन का खर्चा यहाँ पे $88 आ रहा है। लेकिन अगर मशीन जो है ना, मशीन सेटअप, अब मशीन सेटअप बच्चे ये भी एग्जामिनर की ट्रिक है। मशीन एक बार लग गई, ठीक है, एक बार लग गई, फिर आप उस पर 10,000 बनाओ या 20,000 बनाओ, कोई और सेटअप करने की जरूरत है नहीं। तो एक बार जो मशीन लग गई उसी पे ही सारी चीजें बन रही है ना। अगर उसने कोई और मशीन सेटअप करना होता तो साथ बता देता। तो ये भी खर्चा एक बार आ गया, फिर आप उसे 10,000 लीफलेट्स बनाओ या 20,000, सेम ही खर्चा आएगा, $88। अच्छा, पेपर जो है
वो कहते हैं कि 1000 शीट पे 12.5 का खर्चा आता है। ठीक है, तो 12.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 शीट का खर्चा हो गया, और अगर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 शीट्स का खर्चा हो गया। ये पेपर का खर्चा हो गया। अच्छा, आगे इंक एंड कंज्यूमेबल। अब वो कहते हैं कि इस एक बैच यानी 10,000 लीफलेट्स को बनाने के लिए $40 की इंक लगती है, तो 2 बैचेस को बनाने के लिए यानी 20,000 लीफलेट के बैच को बनाने के लिए $80 की इंक लगती होगी। सिंपल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रिंटिंग करोगे उतनी ज्यादा इंक लगेगी। वो कहते हैं कि प्रिंटिंग का जो खर्चा है, 10,000 लीफलेट्स बनाने के लिए 4 घंटे प्रिंटिंग चलती है, और उस एक घंटे पे $8 का खर्चा आता है, तो 4 × 8, तो प्रिंटिंग के जो वेजेस हैं वो 10,000 लीफलेट्स के लिए यानी एक बैच के लिए $32 है। अब 20,000 के लिए कितना होगा? अगर 10,000 लीफलेट्स को बनाने के लिए 4 घंटे प्रिंटिंग हो रही है, तो 20,000 को बनाने के लिए 8 घंटे होगी, मतलब एग्जैक्ट इसके डबल। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते डबल कर देते हैं, उस पर 64 आएगा। ठीक है। अच्छा, फिक्स ओवरहेड्स जो है, फिक्स ओवरहेड्स वो कह रहे हैं फिक्स ओवरहेड्स वो कह रहे हैं कि 15,000 दिए गए हैं। ठीक है, 600 लेबर आवर्स के लिए, 600 लेबर आवर्स के लिए, तो जनाब इसको 600 पे डिवाइड करेंगे, एक लेबर आवर यानी फिक्स ओवरहेड्स पर आवर मालूम हो जाएगा, यानी OAR मालूम हो जाएगा कि नहीं। OAR में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें 600 घंटे की कॉस्ट तो नहीं चाहिए ना फिक्स ओवरहेड्स की। हमारा तो लेबर 10,000 शीट्स को बनाने के लिए 4 घंटे का लगता है, और 20,000 शीट्स को बनाने के लिए 8 घंटे का लगता है। तो पर आवर ओवरहेड्स मालूम हो गए, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 लीफलेट्स के लिए कॉस्ट आ गई फिक्स ओवरहेड्स की, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 के लिए कॉस्ट आ गई। अब दोनों की टोटल कॉस्ट मालूम हो गई, बस इसको ऐड करना है। हमारे पास 10,000 और 20,000 दोनों बैचेस के लिए कॉस्ट मालूम हो जाएगी। 65 + 88 + 125 + 40 + 32 + 100, तो ये $450 एक बैच की कॉस्ट है, यानी 10,000 लीफलेट्स की। दूसरे की कैलकुलेट करते हैं, 65 + 88 + 250 + 80 + 64 + 200, तो ये 747। अब एक और ट्रिक यहां पे क्या हो सकती थी एग्जामिनर की, कि अगर ऊपर वाले आप ट्रिक समझ भी लो कि हाँ आर्ट वर्क और मशीन का खर्चा एक बार हो गया तो बार बार नहीं करना पड़ता, तो दोनों में सेम ही आएगा, वो ट्रिक आप समझ भी जाओ ना, तो अक्सर स्टूडेंट यहां पे आके फंस जाता है। सिर्फ इसकी कॉस्ट मालूम कर लेता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, ये मालूम करने के लिए, जो कि गलत है। क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही बात हो गई। यहां पे फिर ये 65 और 88 भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हालांकि वो तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, तो आपने डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो कॉस्ट नहीं निकालनी, बल्कि इन सबको अलग प्लस करके ऐड करके टोटल कॉस्ट मालूम करनी है बच्चे। बच्चे हम अब पढ़ने लगे कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। अब कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब, जब आप कंटिन्यूअसली एक ही ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे होते हो या एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, तो ऐसे प्रोसेस या ऑपरेशंस की वजह से जो आप प्रोडक्ट बनाते हो या सर्विस बनाते हो, उनकी कॉस्टिंग को आप कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग कहेंगे। यहां पे लिखा है कि इट इज यूज्ड वेयर द गुड्स और सर्विसेज बीइंग कॉस्टेड, यानी जिस गुड्स मतलब प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्टिंग की जा रही है, आर रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस और रिपीटिव ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। अब यहां पे कहा गया है कि कॉस्ट फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड आर कलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन और प्रोसेस। किसी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट की वजह से पूरे पीरियड में जितना खर्चा आया है उसको कलेक्ट किया जाता है, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड टू गिव एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। और उस पूरे पीरियड में जितने सर्विसेज या जितने प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उसके नंबर पे डिवाइड कर दिया जाता है, यानी टोटल
कॉस्ट को, पूरे फाइनेंशियल पीरियड की कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन दैट वेरी पीरियड, उस पीरियड में जितने नंबर ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उस पर डिवाइड किया जाता है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए। अब कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग के फर्दर दो टाइप्स हैं, सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग हम पढ़ने लगे बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि सर्विस कॉस्टिंग वो होती है जब आप जो आउटपुट देते हो अपने कस्टमर को वो इंटेंजिबल होता है, उसकी कोई जाहिरी सूरत नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस या प्रोसेस जो आप करते हो अपने कस्टमर्स के लिए, दैट इज नोन एज अ सर्विस, ठीक है। अभी हमने कहा है कि सर्विस कॉस्टिंग is used where organization or department provide a service such as accountancy firm preparing the accounts for a company, कि जिस डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वहां पे सर्विस कॉस्टिंग इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि एक अकाउंटेंसी फर्म किसी कंपनी को अकाउंट्स प्रिपेयर करके दे रहे होते हैं। अब अकाउंट प्रिपेयर करना प्रोडक्शन का काम तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए इसको सर्विसेज कहते हैं और इस पूरे सर्विस की कॉस्ट को मालूम करने के लिए सर्विस कॉस्टिंग इस्तेमाल की जाती है। इस सर्विस की कॉस्ट को मालूम करने को सर्विस कॉस्टिंग कहा जाता है। अब मैंने आपको सर्विस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में मेन फर्क क्या बताया था कि जॉब और सर्विस में मेन फर्क ये होता है कि एक में जो आउटपुट है वो टेंजिबल होता है, दिखाई देता है, उसकी शक्ल होती है, जबकि दूसरे में मतलब सर्विस में आप जो आउटपुट देते हो वो दिखाई नहीं देता, वो इनटेंजिबल होता है। एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि अगर कारपेंटर आपको कुर्सी बना के दे रहे तो कुर्सी को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जब वो हेयर ड्रेसर आपकी हेयर कटिंग कर रहा होता है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आधी कटिंग वो कर ले तो उसको कहो कि बकाया आधी जो कटिंग है वो मुझे दे दो, मैं जेब में डाल देता हूं, कल कर लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, वो इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि जॉब कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग में या जॉब और सर्विस में मेन फर्क किन कैरेक्टरिस्टिक्स का है। सबसे पहला फर्क इंटेंजिबिलिटी, कि देखो सर्विस कॉस्टिंग करते वक्त जो आप आउटपुट दे रहे होते हो वो कहते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस होता है, इंटेंजिबल होता है, इसे आप टच नहीं कर सकते। अच्छा, हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट। अब यहां हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब है? अक्सर स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं टीचर्स क्या पढ़ाते हैं उनको। देखो बच्चे, हेट्रोजेनिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? मतलब मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स का मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ सेलिंग प्राइसेस या मुख्तलिफ क्वालिटी प्रोवाइड करना या डिफरेंट क्वालिटी या डिफरेंट सेलिंग प्राइस प्रोवाइड करना, ठीक है। दिस इज नोन एज हेट्रोजेनिटी ऑफ सर्विस। समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में जो हेयर ड्रेसर्स है ना, जो बाल काटते हैं, और मर्दान में जो हेयर ड्रेसर्स हैं, ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें, यहां इस्लामाबाद में अगर किसी हेयर ड्रेसर से आप कटिंग करवाते हो तो उसके 700 या 800 वो चार्ज करता है, लेकिन यही बाल जब आप मर्दान में किसी हेयर ड्रेसर से कटवाते हो तो वो 400 या 300 रुपए लेता है। तो लोकेशन की वजह से सेलिंग प्राइस में फर्क आया कि नहीं? अब क्वालिटी में भी फर्क आ सकता है, हो सकता है मर्दान वाले या हो सकता है इस्लामाबाद वाले जो हेयर ड्रेसर्स हैं वो ज्यादा वेल ट्रेंड हो, वो ज्यादा अच्छी तरीके से बाल काट सकते हो, और मर्दान वाले उनके मुकाबले में जरा कमजोर हो। तो लोकेशन की वजह से सेलिंग प्राइस और क्वालिटी दोनों डिफरेंट हो सकती है कि नहीं, हेट्रोजीनियस हो सकती है कि नहीं। अब सिर्फ लोकेशन नहीं, प्रोवाइडर की वजह से भी ये डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है एक ही जगह पे दो हेयर ड्रेसर्स हों, अलग अलग दुकानें हों, एक ही जगह पे, लेट्स सपोज दोनों ही इस्लामाबाद में, ठीक है। एक हेयर ड्रेसर बाल काटने के 700 रुपए लेता है, दूसरा बाल काटने के 800 रुपए लेता है। तो प्रोवाइडर में डिफरेंस आने की वजह से सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आया कि नहीं? क्वालिटी में भी डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है ये एक बहुत वेल ट्रेंड हो, बहुत अच्छी और क्वालिटी एक खास स्टैंडर्ड के जरिए बाल काटता है, ठीक है, बहुत ही आला क्वालिटी की कटिंग करता है, और वो दूसरा उसके मुकाबले में जरा सा कमजोर हो, उसको उतनी अच्छी कटिंग ना आती हो जिस तरह ये दूसरा जनाब करता है। तो प्रोवाइडर में या लोकेशन में चेंज आने की वजह से सेलिंग प्राइस और क्वालिटी चेंज हो सकते हैं कि नहीं सर्विसेज के। तो इसलिए कहते हैं कि हेट्रोजेनिटी ऑफ सर्विसेज नोन एज द डिफरेंस इन प्रोवाइडर और लोकेशन अफेक्टिंग द सेलिंग प्राइस और क्वालिटी ऑफ अ सर्विस इज नोन एज हेट्रोजेनिटी ऑफ सर्विसेज। अब सिमिल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब आप जब तक ये सर्विस आपको दी नहीं गई हो, जब तक ये सर्विस प्रोड्यूस, अब यहां प्रोडक्शन का मतलब वो वाला प्रोडक्शन नहीं है, यहां प्रोडक्शन का मतलब इंग्लिश वाला प्रोडक्शन है, मतलब प्रोवाइड करना, बनाना, ठीक है। किसी भी सर्विस को अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, कोई चीज आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन जो है यानी उसको प्रोवाइड करना सिमिल्टेनियसली होता है, ये सब कुछ यानी एक साथ होता है।
मतलब जब तक वो सर्विस आपको दिया नहीं जाता ना, तो आप उसका नाप तोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप वो कहते हैं ना कि उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, मतलब जब सर्विस देना शुरू होगा वो, तब आप उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है। जब वो बाल काटना शुरू करेगा तभी कटिंग होगी ना, जब तक उसने बाल काटे ही नहीं है क्या आप कह सकते हो कि हाँ यार इस तरह काटेगा और ये लगेंगे, ऐसा होगा वगैरह वगैरह। जब वो काटना शुरू करेगा तो कटिंग होगी और उस वक्त आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि हाँ कटिंग अच्छी हुई है या बुरी हुई है। मोबाइल में जब चार्जर कनेक्ट करते हो तब चार्जिंग मिलती है ना, और जैसे ही चार्जर हटाते हो चार्जिंग रुक जाती है। तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। प्रोवाइड भी जब हो रहा होता है ना, जैसे वो प्रोवाइड करता है उसी वो कंज्यूम भी हो रहा होता है। तो ये दोनों कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, जबकि जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में वो पहले प्रिपेयर करता है, बाद में आप यूज करते हो। या हो सकता है कि आप पहले से, ठीक है, कोई एक खास नमूने को देखकर उसको बताओ कि एग्जैक्ट ये चीज है या इस तरह है, पहले से उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जॉब को। लेकिन सर्विस साइमल्टेनियसली चलती है, जैसे वो प्रोवाइड करता है उसी वक्त आप उसको कंज्यूम कर रहे होते हो। अब आखिरी पॉइंट जो है ना, पेरिशेबिलिटी, ये गायब हो जाता है। तो वही इंटेंजिबिलिटी या टेंजिबिलिटी को वापस यहां पे बयान किया गया कि द सर्विस दैट यू रिक्वायर कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसको स्टोर नहीं कर सकती, ये गायब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो कटिंग हो रही है, आधी कटिंग कर दी, वो रुक गया, तो बस कटिंग गायब। वो दोबारा कटिंग करना शुरू होगा तब कटिंग होगी। चार्जर कनेक्ट किया तो चार्जिंग हो रही है, जैसी चार्जर हटाया चार्जिंग भी रुक गई, ठीक है। तो ये स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है, ये पेरिशेबल है, गायब हो जाता है। जिस वक्त प्रोवाइड किया जा रहा होता है सर्विस, उसी वक्त कंज्यूम कर सकते हो। प्रोडक्शन रुकी मतलब आपको प्रोवाइड होना, वो सर्विस रुक गया तो कंजम्पशन भी रुक जाएगी। अब यहां पे एक इलस्ट्रेशन है जिसमें बताए गए हैं मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स कि एग्जाम्पल ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज इंक्लूड होटल, कॉलेज, हेयर ड्रेसर्स, रेस्टोरेंट्स। ये बिल्कुल सर्विस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग होगी, क्योंकि होटल भी, वहां आप ये तो नहीं कहते ना कि कमरे में रात गुजारने जाओ तो वो कहते हैं कि ये कमरा ले जाओ, बस घर कमरा ले लो और साथ में ले जाओ घर, नहीं, वहां जाके सिर्फ आपको एक रात गुजारनी होती है, तो एक सर्विस ही हुआ ना। अब कॉलेज वाले भी यही करते हैं, आपको पढ़ाई मतलब कोई टीच करवा रहे होते, ठीक है, आप जहां वहां जाके पढ़ाई करते हो, कॉलेज उठा के घर नहीं लेके आते, तो एक सर्विस मिल रहा होता है। और हेयर ड्रेसर और रेस्टोरेंट में भी यही हो रहा होता है। अब कॉस्टिंग का मेथड क्या होगा, टोटल कॉस्ट मालूम कैसे करोगे? सिंपल, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा, कॉस्ट कार्ड जो है मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो आपका लग रहा है, लेबर एक्सपेंसेस के जितने खर्चे लग रहे हैं और साथ ही जितने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, ठीक है, उनको ऐड करो, यानी मतलब जितना बजट के मुताबिक लगना चाहिए था, टोटल कॉस्ट आपकी आ गई, बात खत्म, टोटल कॉस्ट मालूम हो गई। आप सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करोगे? उसी टोटल कॉस्ट के साथ अपनी मर्जी का जो आप प्रॉफिट चाहते हैं वो ऐड करो तो सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। अब यहां पे एक और डिफरेंस है जॉब कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग करते वक्त आप एक ही कॉस्ट यूनिट कंसिडर करते थे, ठीक है, एक ही स्टैंडर्ड बनाते थे। लेकिन सर्विस कॉस्टिंग में आप कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स का हिसाब किताब भी कर सकते हो। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को इस्तेमाल करके कॉस्टिंग कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है, सिंगल कॉस्ट यूनिट को इस्तेमाल करो या कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को इस्तेमाल करो। अब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का क्या मतलब समझाता हूं। देखो यहां पे सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में यूज सेवरल डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स टू मेजर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। फॉर एग्जांपल एक होटल जो है ना, वो अपने कॉस्ट यूनिट क्या समझेगा? मील्स सर्व्ड फॉर द रेस्टोरेंट। उस होटल में जो रेस्टोरेंट है ना, वो यानी रेस्टोरेंट में एक एक मील के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं, एक एक खाने के प्लेट के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं, तो पर मील उनका कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। जो होटल की रूम्स जो है ना, रूम्स ऑक्यूपाइड फॉर द क्लीनिंग स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ को कितने कितने रूम दिए गए, पर रूम के हिसाब से चार्जिंग हो सकती है। अच्छा, हावर्स वर्कड फॉर द रिसेप्शन स्टाफ। अब रिसेप्शन स्टाफ का खर्चा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने घंटे उन्होंने काम किए, यानी पर आवर, ठीक है, यानी आवर्स वर्कड। सिंगल कॉस्ट यूनिट लग रहा है कि नहीं, सिंगल कॉस्ट यूनिट का हिसाब चल रहा है कि नहीं। अब ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां उन्होंने कहा है कि कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इज मोर अप्रोप्रिएट इफ अ सर्विस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स का कोई फंक्शन चल रहा हो, ठीक है, तो वहां पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बेहतर होगा। समझाता हूं, वो कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट आर एज फॉलोज, हाउ मच इज कैरिड ओवर व्हाट डिस्टेंस। समझाता हूं, ट्रांसपोर्ट वाले अक्सर क्या कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि भाई पर पैसेंजर, आपको इस्लामाबाद से पेशावर जाना है तो एक बंदे का लेट्स सपोज 600 किराया है, ठीक है,
तो ये पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन हो सकता है अगर आपको कुछ सामान वामान भिजवाना हो, ठीक है, और वो आपसे कहे कि नहीं पर किलोमीटर नहीं या पर केजी नहीं, पर किलोमीटर पर केजी चार्ज करूंगा, यानी 1 किलोमीटर तक 1 केजी को 100 रुपए में लेके जाऊंगा। अब आप हिसाब कर लो कितना केजी लेके जाना है और उसको कितने किलोमीटर दूर भेजना है। पर केजी पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करूंगा। तो एक के बजाय दो दो कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। इस कैलकुलेशन को आप कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहते हो बच्चे, ठीक है। हाउ मेनी पेशेंट्स आर ट्रीटेड फॉर हाउ मेनी डेज। हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा होता है ना कि पर पेशेंट चार्ज किया जाता है कि हाँ एक पेशेंट के इतने पैसे होंगे, ठीक है, अगर वो एडमिट हो रहा है। तो वहां पे डेज का जिक्र नहीं किया ना, बस मतलब कुछ खास अमाउंट है जो आपने दे दी, उसके बाद आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि पर पेशेंट पर डे चार्ज होगा, यानी जो पेशेंट एडमिट हो चुके एक एक दिन का उनका इतना इतना खर्चा होगा। अब कितने पेशेंट्स ने एडमिट होना है और वो कितने दिन रहेंगे, तो पर पेशेंट पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट हो गया। तीसरे एग्जांपल उन्होंने क्या दिया कि हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल हाउ मेनी माइल्स, जो अभी मैंने बताया कि पर पैसेंजर पैसे दिए जा सकते हैं कि इस्लामाबाद से पेशावर तक इतना किराया है एक एक बंदे का, वो तो पर पैसेंजर हुआ ना, सिंगल कॉस्ट यूनिट हुआ। लेकिन अगर वो कहे कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर या पर माइल इतना, यानी एक बंदे को 1 किलोमीटर तक 200 में लेके जाएंगे या 100 रुपए में लेके जाएंगे या 50 रुपए में लेके जाएंगे। अब इसके हिसाब से देखो कितने लोगों ने जाना है और कितने किलोमीटर दूर जाना है। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स का हिसाब किताब हो रहा है कि नहीं बच्चे। तो दिस इज नोन एज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। अब इसको जरा और सीखने के लिए यहां पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए सिंगल कॉस्ट यूनिट क्या हो सकता है, पर किलोमीटर या पर माइल, ठीक है। होटल के लिए पर नाइट, ठीक है। स्कूल के लिए सिंगल कॉस्ट यूनिट क्या हो सकता है, पर स्टूडेंट, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए क्या हो सकता है, पर पेशेंट। अब इन्हीं स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होंगे। अगर ट्रांसपोर्ट वाला आपसे कहे कि पर पर्सन पर किलोमीटर या पर टन पर किलोमीटर, 1 टन सामान को 1 किलोमीटर तक इतने खर्चे पे लेके जाऊंगा, या एक बंदे को 1 किलोमीटर तक इतने खर्चे पे लेके जाऊंगा, तो पर टन पर किलोमीटर, ठीक है। होटल वाले पर नाइट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आप जाते हो, आपसे कहते हो कि एक कमरा चाहिए एक रात के लिए, और वो आपको कहे कि हाँ 20,000 पे ये वाला कमरा आपको लग्जरी कमरा मिल जाएगा एक रात के लिए। तो आपने एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया कि नहीं, 20,000 देके। अब आप उसमें 2 बंदे रहो, 4 रहो, 10 रहो, 20 रहो, वो तो आपकी मर्जी ना। कमरा तो पूरे रात के लिए आपने बुक कर लिया, उसने तो पर नाइट के हिसाब से चार्ज किया है। लेकिन अगर वो कहे कि पर पर्सन पर नाइट, या पर बेड पर नाइट, या पर गेस्ट पर नाइट, मतलब अब कमरों का पूरी नाइट का हिसाब किताब नहीं है ना 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 ना, ना बच्चे। वो कह रहे कि एक बंदा एक रात गुजारने के 5,000। अब जितने बंदों ने रात गुजारनी है और जितनी रातें गुजारनी है, ठीक है, उतना चार्ज करना होगा। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट हुआ कि नहीं। पहले सिर्फ पर नाइट के हिसाब से आपने बात की थी, 20,000 दे के पूरा कमरा बुक कर लिया। अब उसमें 2 बंदे रह रहे हो, 10 रह रहे हो या 20 रह रहे हो, तो आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि हम कमरा पूरे रात के लिए आपका है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि एक बंदा एक रात गुजारने के 5,000 देगा, तो जितने बंदे हैं वो भी गिनने होंगे, ठीक है, और जितनी रातें गुजारनी है वो भी गिनना होगा। पर स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप पैसे देते हो ना, तो एक बार पैसे दे दिए तो जब तक वो क्लास खत्म नहीं होती या वो स्पेसिफिक कोर्स खत्म नहीं होता, तो वो आपको उतने ही पैसे दे देंगे। जैसे हम एसीसीए वाले हैं ना, हमको एक एक पेपर पढ़ने के पैसे देते हैं कि नहीं, तो हम पर कोर्स या पर सब्जेक्ट के हिसाब से पैसे देते हैं। फिर वो 1 महीना सब्जेक्ट चले, 2 महीने चले या 5 महीने चले, जब तक खत्म नहीं होता हम और पैसे तो नहीं देते ना। अब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है, अगर पर स्टूडेंट पर मंथ, यानी एक स्टूडेंट 1 महीने के इतने देगा, जो स्कूल का सिस्टम होता है।
अब एक पेशेंट के पैसे दे दिए, अब वो जितने भी दिन रहे एडमिट पड़ा हुआ हो बस पड़ा रहेगा, क्योंकि उसने पर पेशेंट चार्ज किए। लेकिन अगर वो कहे कि पर पेशेंट पर डे, एक दिन के लिए अगर एडमिट हुआ है कोई, तो एक पेशेंट एक दिन के लिए फॉर एग्जांपल 500 या 1000 या 2000 का खर्चा आएगा। अब वो पेशेंट जितने दिन रहेगा पूरे दिनों का हिसाब देना होगा, तो पर पेशेंट पर डे। ठीक है, अब उन्होंने यहां पे एक बात की है कि कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, यानी सर्विस यूनिट की कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं। एक सर्विस यूनिट, हमने ऊपर बात की थी ना कि पूरे पीरियड में जितनी कॉस्ट लग रही है उसको टोटल करते हैं यानी ऐड करते हैं, और उस पीरियड में जितनी नंबर ऑफ सर्विसेज या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं उस पर डिवाइड करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट पर सर्विस यूनिट हमें मालूम हो जाती है। ये बात इन्होंने भी की कि टोटल कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स यूज्ड टू प्रोवाइड द सर्विस, कि सर्विस की टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ सर्विस यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं तो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट मिल जाती है। अब इसको सीखने के लिए, जरा सी प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। देखो, सिंगल कॉस्ट यूनिट के लिए भी मालूम करेंगे और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे गलती करते हैं। आसान सी चीज है, ठोस नंबर है और इसको गवा बैठते हैं वो लोग। देखो, 5 जनवरी को हमने कुछ सामान भेजा, 10 किलोमीटर दूर भेजा जिसपे खर्चा आया $1000 का। फिर 12 जनवरी को हमने कुछ सामान भेजा, 15 किलोमीटर दूर भेजा जिसपे खर्चा आया $1600 का। फिर 19 जनवरी को हमने 8 किलोमीटर कुछ सामान भेजा दूर और उस पर 1000 का खर्चा आया। तो हम पूरे पीरियड में जितनी कॉस्ट आई है उसको भी प्लस करेंगे और पूरे पीरियड में जितने सर्विस यूनिट्स है उसको भी ऐड करेंगे और दोनों के एक दूसरे पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 15 + 8, तो टोटल जो सर्विस यूनिट्स हैं वो है 33 किलोमीटर। अच्छा, टोटल कॉस्ट 1000 + 1000 2000 + 1600, तो $3600 दोनों मालूम हो गए। अब टोटल कॉस्ट यानी 3600 को डिवाइड कर देंगे टोटल सर्विस यूनिट्स, तो वो है 33, तो 3600 डिवाइडेड बाय 33 हमें मालूम होगा कि 109.09, यानी एक सर्विस यूनिट की कॉस्ट कितनी है, $109 सिंगल कॉस्ट यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये मालूम किया। अब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की इस्तेमाल करते हैं। ये गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पहले वो करेंगे और सही तरीका क्या है फिर वो करेंगे। पहले टोटल कॉस्ट को ऐड किया जाता है, 1500 + 2200 + 1600, तो ये है $5300। तो ये तो हमने मालूम कर लिए, यहां पे लिख देंगे $5300। अब कॉस्ट यूनिट्स को मालूम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 10 + 15 + 8, 10 + 15 + 8 33, और फिर इसको प्लस करते हैं। वो कह रहे हैं कि 5 जनवरी को हमने 2 टन सामान भेजा 10 किलोमीटर दूर जिसपे 1500 का खर्चा आया। फिर 12 जनवरी को 3 टन सामान भेजा 15 किलोमीटर दूर जिसपे 2200 का खर्चा आया। और फिर 19 जनवरी को 2 टन सामान भेजा 8 किलोमीटर दूर जिसपे 1600 का खर्चा आया। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। अब वो कहते हैं कि 2 + 3 + 2, ये 7 टन आ गए। अब 33 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो जो कि बनता है 231, कि ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स है। नहीं बच्चे, ये तरीका गलत है, गलत है, गलत है। वो पहले इस जनाब को प्लस करते हैं और फिर इस जनाब को प्लस करते हैं, दोनों को यहां आके मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं बच्चे, आप लोगों को कंसेप्ट ही गलत दिया जाता है कंपोजिट यूनिट्स का। कंपोजिट यूनिट्स का मतलब ये नहीं कि आप एक ही वक्त में 2 कॉस्ट यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हो। नहीं बच्चे, कॉस्ट यूनिट एक ही लेना होता है, लेकिन कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब वो कॉस्ट यूनिट जो कंपोजिट फैक्टर्स से बना है, वो कॉस्ट यूनिट जो कंपोजिट फैक्टर्स से बना है। मतलब यहां पे आपको 2 कॉस्ट यूनिट्स नहीं दिए गए, 2 फैक्टर्स दिए गए हैं। खुदा के बंदो, अब इन फैक्टर्स को पहले कॉस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दो, जो हमारे लिए कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का काम करेगा। उन कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को ऐड करना है फिर
अब देखो बच्चे, पहले इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 जनवरी को कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक हमने सामान भेजा है। कितना सामान? 2 टन। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बन गया, यानी वो कॉस्ट यूनिट जो कंपोजिट फैक्टर्स की वजह से आया है। ठीक है, यानी जो एक नहीं दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके मालूम किया गया है। फिर 12 जनवरी को वो कहते हैं कि 15 किलोमीटर दूर हमने सामान भेजा था, कितना? 3 टन। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इन दोनों फैक्टर्स को इस्तेमाल करके कंपोजिट कॉस्ट यूनिट तो पहले बना लो ना, फिर प्लस करते रहना। तो इनका जो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है वो है 45। और फिर 19 जनवरी को 8 किलोमीटर तक सामान भेजे 2 टन। तो 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, विच इज 16। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स ये रहे, ये वाले हमारे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स आ गए। तो पहले कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बना लो, उसके बाद ऐड करना। अब इन कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स आ जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। तो 16 प्लस 45 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 20 इज इक्वल टू 81। अब 5300 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो सही वाला कॉस्ट पर सर्विस यूनिट हमें मिल जाएगा। $65.43। ये आपका क्वेश्चन था बच्चे, हल हो गया। फिर से बता रहा हूं, पहले आपने दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स बनाने हैं। जब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स बन जाए फिर प्लस करके यहां डिवाइड करना है उनको। एक इलस्ट्रेशन दी गई है बच्चे, वो कह रहे हैं कि द कैंटीन ऑफ अ कंपनी रिकॉर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक महीने का जो उनका इनकम मतलब रेवेन्यू है वो भी दिया गया है और जितना उनके खर्चे हैं वो भी दिए गए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ द कैंटीन सर्व्ड 56,200 मील्स। द कैंटीन कॉस्ट यूनिट इज 1 मील। वो एक मील को अपना कॉस्ट यूनिट समझते हैं, मतलब एक प्लेट खाना जो है ना उसको अपना कॉस्ट यूनिट समझते हैं। और वो कहते हैं कि हमने 56,200 मील्स दिए हैं अपने कस्टमर्स को। टोटल खर्चा यानी एक्सपेंस भी गिवन है और रेवेन्यू भी गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि एवरेज कॉस्ट पर मील भी मालूम करो और एवरेज इनकम पर मील, यानी एक मील पे खर्चा कितना लग रहा है और एक मील पे इनकम कितनी है। तो इनकम पहले मालूम करते हैं, तो वो तो पहले से ही गिवन है $59,010। अब एक्सपेंस मालूम करते हैं बच्चे। ये सारा जितना खर्चा किया है ना, फूड पे, ड्रिंक्स पे, बॉटल वाटर्स पे, फ्यूल पे, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, रिपेयर्स पे, वेजेस पे और डिप्रिसिएशन पे, ये सारे को ऐड करते हैं, टोटल एक्सपेंस मालूम करते हैं। 17,000 प्लस 6,000 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 250 प्लस 15,500 प्लस 1,000। तो ये टोटल एक्सपेंस है 42,150। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंस भी मालूम हो गया बच्चे हमें और जो टोटल इनकम है वो भी हमें मालूम हो गई। तो अब बच्चे एवरेज कॉस्ट पर मील कैसे मालूम करेंगे? एक मिनट बच्चे, इसी को बच्चे यहां पे लिख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पर मील यानी जितने टोटल मील्स गिवन है ना, टोटल कॉस्ट को टोटल मील्स पे डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट उनकी 42,150 है। टोटल कितने मील सर्व किए गए थे? 56,200। ठीक है, तो 42150 डिवाइडेड बाय 56,200। तो एक मील पे यानी एक खाना प्रोवाइड करने पे खर्चा कितना आ रहा है? $0.75 का। अब एक मील पे उनको इनकम कितनी मिल रही है उसके लिए हमको क्या करना होगा?
इनकम को टोटल मील्स पे डिवाइड करना होगा। टोटल इनकम है 59010 यानी $59,010 डिवाइडेड बाय 56,200 मील्स। तो हम करते हैं 59010 डिवाइडेड बाय 56,200। तो हमें मालूम होता है कि जो प्रॉफिट है उनका, इनकम है सॉरी, वो $1.05 पर मील है बच्चे। दोनों आंसर्स मिल गए हमको। एवरेज कॉस्ट के लिए फिर बता रहा हूं, टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ मील्स पे डिवाइड करना, और एवरेज इनकम पर मील के लिए टोटल इनकम को टोटल नंबर ऑफ मील्स पे डिवाइड करना। एक और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। एक है हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, कि जो टोटल कॉस्ट लगी है ना उसमें हो सकता है कि ज्यादा पोर्शन डायरेक्ट लेबर्स का हो, खर्चे वाला, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? लेबर ही प्रोवाइड कर रहा होता है ना। डायरेक्ट लेबर होता ही वो है जो डायरेक्टली उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, उस सर्विस पे वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो उसके टोटल खर्चे लग रहे हैं हो सकता है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन डायरेक्ट लेबर्स का, तो ये बिल्कुल ठीक है। कि यूज ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स, बिल्कुल कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स भी सर्विस कॉस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो पहले दोनों पॉइंट्स ठीक है। यूज ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, अब इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में इस्तेमाल होता है, जो कि अब कोर्स से भी निकल चुका है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोसेस कॉस्टिंग का है बच्चे, ये सर्विस कॉस्टिंग से रिलेट नहीं करता। तो यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ठीक बनता है। दैट वाज ऑल अबाउट जॉब, बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग बच्चे। आज की क्लास में इतना ही था, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।